टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का हम शुरुआत जो करेंगे, कुछ पूर्व का घटना को लेकर हम करेंगे। जैसे कि 20 जून का 1756 ब्लॉक होल का घटना होता है। इस घटना से अंग्रेजी सत्ता का जो है भारत में स्थान मिलता है, अस्तित्व मिलता है। यहीं से लड़ाई का शुरुआत है। इस घटना में यही होता है कि अंग्रेज जो है फोर्ट विलियम किला बना रहा होता है और शुजा उद दौला बंगाल का नवाब होता है या शासक। इस बात का इसको पता लगता है तो ये 20 जून का जो है एक 12x14 के कमरा में सभी को कैदी को बंद कर देता है। 123 कैदी में बस कुछ ही कैदी जिंदा रह पाता है, नहीं तो सबका मृत्यु हो जाता है। इसी के बदला को देखते हुए 23 जून 1756 के प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो है वहाँ का शासक होता है बंगाल का। मीर कासिम इससे गद्दारी करता है और अंग्रेज के पक्ष में चले जाता है और सिराजुद्दौला का इसमें हार हो जाता है और अंग्रेज का विजय हो जाता है। उसका अगला घटना है 25 नवंबर 1759 अंग्रेज एवं जत के बीच युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, इस युद्ध का हम बेदरा के युद्ध कहते हैं। बेदरा के युद्ध में क्या होता है कि डच को अंग्रेज सफाया कर देता है, यानी यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। अगला घटना है 22 जनवरी 1760 का अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में युद्ध होता है। इसमें सेना थॉमस एवं लाली होता है, यानी फ्रांसीसी की तरफ से लाली होता है और अंग्रेज की तरफ से थॉमस होता है। इसमें भी ये इसको हम बांडीवास का युद्ध कहते हैं। इसमें फ्रांसीसी का सफाया हो जाता है। इस सफाया के बाद जो है अंग्रेज का तो विजय हो जाता है, फ्रांसीसी यहाँ से समेट के जाने लगता है। हालांकि 7 वर्षीय युद्ध तक रहता है, लेकिन यहीं से इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगला घटना यह है 14 जनवरी 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इसमें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, जो मराठा का भी पतन हो जाता है, अहमद शाह अब्दाली विजय हो जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 का। इसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, ये सब मिल का जो है लड़ता है। एक तरफ से होता है शाह आलम द्वितीय, ये जो है दिल्ली का नवाब रहता है यानी बादशाह, और सिराजुद्दौला होता है ये यूपी जिसको हम कहते हैं अवध का, मीर कासिम तो बंगाल का रहता है। तीनों मिलकर जो है रोड क्लाइव से युद्ध करता है, लेकिन तीनों ही सेना हार जाता है। इसके हारने का वजह से दो दो युद्ध दो संधि किया जाता है। इसमें हालांकि रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहता है युद्ध के समय में, लेकिन संधि के समय में ये आता है इंग्लैंड से। जब वहाँ पता चलता है कि जी हाँ जीत हो गया है, तब संधि के समय में वो आता है। तो 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, क्योंकि मेन यही है, मेन भारत का नवाब वही होता है। और 16 अगस्त 1765 का द्वितीय संधि जो अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच होता है। ये दोनों ही संधि से क्या होता है, इसमें द्वैध शासन का शुरुआत होता है। रॉबर्ट क्लाइव का ही ये देन है द्वैध शासन। इसमें क्या होता है कि राजस्व जो है अंग्रेज करता है, जो प्रशासनिक इकाई होता है पुलिस फौज, ये राजा को दे देता है, जिसे शाह आलम द्वितीय का। यहाँ तक हुआ। अब क्या होता है कि पूर्ण तरह शासन अंग्रेज के हाथ में चला जाता है। तो
अब जो है अंग्रेज अपना नया नया नीति लगाना शुरू करता है, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्ती हो, चाहे महलबारी हो, यहीं से इसका कंपनी का शासन शुरू होता है। हालांकि 1600 ईस्वी में भी वहाँ चार्टर देता है, तो उसमें जो है भारत के लिए वो कानून नहीं बनाता है, वो कंपनी अपने लिए कानून बनाता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कंपनी का शासन एवं सम्राट का शासन। कंपनी का शासन बोले तो ये होता है 1773 से 1858 तक कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो शासन करता है अपने हिसाब से। उसके बाद 1857 का युद्ध होने के बाद सम्राट जो है शासन अपने हाथ में ले लेता है 1 नवंबर 1858 को, 1947 तक और चलाता है। अब हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया जाता है। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया। पहले गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई का गवर्नर जनरल का अधीन हो गया। कहने की है कि जैसे कलकत्ता में गवर्नर जनरल था तो वो उसका अधीन हो गया मुंबई मद्रास का। दूसरा चीज हो गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया, जिसका मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश इसमें इलिजा इम्पे था। इलिजा इम्पे का कहीं नाम नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, इलिजा इम्पे था। और दूसरा था रॉबर्ट चेस्टन, स्टीफन सीजर लेवेनेस्ट और जॉन हाइड। इसके तहत कंपनी को कर्मचारियों का निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया। कहने की यह है कि कंपनी पहले लोग निजी व्यापार भी उसका कर्मचारी करता था और रिश्वत तो दबा कर ही लेता था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियंत्रण सख्त हो गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहां से सख्त कर लिया। इसमें छोटा सा संशोधन 1781 का संशोधन अधिनियम किया। इसमें कोई खास नहीं है, जो इसमें खामियां था उसको ठीक किया गया, इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं था। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट ये महत्वपूर्ण है। कंपनी को राजनीतिक एवं वाणिज्य कार्य का पृथकीकरण कर दिया, यानी कहने की यह है कि राजनीतिक कार्य अलग कर दिया, व्यापारिक कार्य अलग, दोहरी शासन सरकार हो गया। वाणिज्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर राजनीतिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल में था। गवर्नर जनरल परिषद के लिए 4 से 3 कंपनी क्षेत्र का विशेष अधिकृत प्रदेश किया। अब उससे इम्पोर्टेंट एक्ट ये आता है, इस यहाँ से सब खास क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, बीपीएससी में तो खास करके बनता है। चार्टर्ड एक्ट 1813 में हुआ। कंपनी का एक व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। कहने का मतलब जो एक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भारत पर अकेला ही व्यापार करने का परमिशन दिया हुआ था। तो वहाँ असेंबली में हल्ला हुआ कि भाई ये की ही क्यों कमाए, हम कंपनी भी वहाँ जाके भारत में व्यापार करेंगे। वहाँ संसद पर दबाव बना, तो कंपनी का जो रानी था वहाँ बोला ठीक है आप कर सकते हो। तो 2 व्यापार पर कब्जा अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, एक तो चाय और चीनी। चाय बोले तो भारत में चाय का जो है ना बहुत उत्पाद था, असम वगैरह में अंग्रेज कहीं लगाया हुआ बागान था। और चीन के साथ व्यापार, चीन में भी अच्छी कमाई थी। कर छोड़कर आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी चीन में भी आप नया कंपनी नहीं लगा सकते, और आप भारत में लगाए भी तो चाय का जो आप काम नहीं कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष रखा गया। मुक्त व्यापार नीति इसी कहा जाता है। अब अगला आता है चार्टर्ड एक्ट 1813। इसमें क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल
बना दिया गया। पिछले हमने पढ़े थे 1773 के रेगुलेटर एक्ट में जो बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसमें क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति था लॉर्ड विलियम व्यक्ति। ये हम आपको मॉडल हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण काम भी किया, सती प्रथा पर बैन यही लगाया था 1829 में। खैर छोड़िए, मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे आपको। विधि आयोग का गठन 1834 में, अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। कंपनी का चाय और चीन का जो एकाधिकार था वो पूर्ण तरह समाप्त हो गया। अगला एक्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें क्या होता है, विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। जैसे हम आगे पढ़े थे न, विधायी मतलब क्या, कानून बनाना, लॉ, और प्रशासनिक काम हुआ पुलिस थाना, ये अलग कर दिया। निर्देशक मंडल का सदस्य 24 से घटाकर 18 कर दिया। भारतीय को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दे दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधि की अनुमति दी। अब आगे आता है ये 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद क्राउन का शासन। क्राउन मतलब वहाँ का महारानी होता है वो। इसको भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। इसका शुरुआत 1 नवंबर 1858 का ब्रिटिश शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाता है। इसमें क्या होता है, उस समय लॉर्ड विलियम बेंकिट होता है। वो इलाहाबाद से 1 नवंबर 1858 को फरमान पाता है कि अब भारत का शासन जो है स्वयं महारानी चलाए गए। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बन जाता है। प्रथम होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह का कंट्रोल करता है। भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया जाता है। भारत का राज्य सचिव जो वहाँ इंग्लैंड में जाकर बैठता है, यहाँ नहीं। निर्देशक व नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति होता है। अब अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या होता है, विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल किया जाता है। कहने की यह है कि जहाँ विधि निर्माण संसद होता है उसमें भारत का भी प्रतिनिधि का शामिल किया जाता है। इसमें बनारस का राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव होते हैं। मद्रास एवं मुंबई के पुनः विधायी अधिकार दे दिया जाता है। फोर्ट विलियम प्रणाली का शुरुआत होता है। अध्यादेश की शक्ति वायसराय के पास होता है। विधान परिषद बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम प्रांत में रहता है। अब अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय प्रांत विधान परिषद और गैर सरकारी सदस्यों का विधि निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है। प्रश्न पूछने बजट पर बहस करने का अधिकार, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें नहीं होता है। जैसे कि संसद में आप बैठे हुए, आपका वहाँ सदस्यता मिला हुआ है, तो आप एक बार सवाल पूछ सकते हैं जी ये कानून गलत है, सही होना चाहिए, लेकिन दोबारा पूछने का अधिकार नहीं दिया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मुंटे सुधार कहा जाता है। इसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। जैसे 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है ना, तभी से वो मांग शुरू कर जाता है कि हमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन में जगह मिलना चाहिए, जिसे हम आज आरक्षण कह सकते हैं। अनुडेल समिति की सिफारिश पर केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार होता है। कार्यकारिणी परिषद में भारतीय प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड सत्येंद्र सिंह सिन्हा होता है। विधि सदस्य बहुत ऊंचा पद था। ये मान लीजिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला ऐसा व्यक्ति था जितने बड़े पद पर अंग्रेज के समय में था, इसीलिए इसके नाम से लॉर्ड लगाया जाता है। ये था भी बिहार का। अब अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार
कहा जाता है। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, इससे ये ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ करता है। और 1935 आगे आएगा तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि वो केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ करता है। केंद्रीय स्तर पर द्वैध सदनीय प्रणाली क्या शुरुआत करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन सीमित अधिकार कर देता है। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार करता है। पृथक निर्वाचन मंडल का यही हुआ कि अंग का अलग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अलग अलग निर्वाचन में इसका वोट देने का अधिकार दिया जाता है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको अखिल भारतीय संघ का संगठन का प्रावधान कहता है। जो हमारा संविधान भी है इसमें से बहुत अनुच्छेद इसमें लिया गया है। संघीय प्रांतीय व समवर्ती सूची, प्रांतीय व द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार, संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना। इंपोर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ, 1935 बताया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है। वायसराय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद समाप्त हो जाता है। देशी रियायतों को भारत व पाकिस्तान में मिलने की छूट दी जाता है। संविधान सभा के संविधान निर्माण का अंगीकरण का शक्ति दे दिया जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे संविधान निर्माण पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि कब कब ये मांगा गया, कब कब से शुरुआत है। क्योंकि 1947 में एकदम से संविधान निर्माण करने का अधिकार दे नहीं दिया। इसी हिसाब से पहला है 1885 में स्वराज विधायक बाल गंगाधर द्वारा संविधान द्वारा का मांग किया था। स्वराज विधायक के अनुसार एक है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था। नेहरू रिपोर्ट आप पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। 1934 में एम एन राय द्वारा संविधान सभा का गठन का पहली बार औपचारिक मांग हुआ था। एम एन राय भी बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। 1935 में संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। अब देखिए 1940 में 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा डोमिनियन स्टेटेड व संवैधानिक सुधारों का वादा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 1 सितंबर 1949 का। तो इसमें क्या होता है कि भारतीयों को सहायता चाहिए लॉर्ड युक्त, इसीलिए इसने संवैधानिक सुधार का वादा करता है। संविधान सभा की कुछ शर्तें के साथ अशोक कर दिया। कांग्रेस मुस्लिम लीगों ने शर्तों के से असहमत कर दिया। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रह था विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रह था जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रह था ब्रह्मदत्त और चौथा सत्याग्रह था सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगला आता है संवैधानिक विकास में 1942 का क्रिस मिशन। संविधान सभा के गठन के स्वीकृत कर दिया मुस्लिम लीग ने। डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा, पृथक पाकिस्तान का मांग जिन्ना द्वारा, अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी का लोग था इसमें आप पूर्ण स्वराज मांगता था लेकिन पूरा आजादी, और जिन्ना तो एक तरफ अपना देश ही मांगता था। अब अगला है कैबिनेट मिशन। सब बात होने पर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जो है क्लेमेन एटली सहायता से आता है, क्योंकि पहले चर्चिल कभी नहीं चाहता था कि भारत देश आजाद हो, और एटली था उदार पार्टिस्ट था। ये चाहता था कि जो हम भारत के आजाद करें, और आजादी के नाम पर ही ब्रिटेन में ये अपना जीत हासिल किया था। कैबिनेट मिशन का घोषणा 19 फरवरी 1946 का करता है। भारत का आगमन इसका 24 मार्च 1946 का 3 सदस्य होता है। इसमें अध्यक्ष पेथिंग लॉरेंस था
व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष स्टेफन क्रिस, नौसेना बोर्ड का अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर। पूछा जाता है तीनों का सर, आपको 4 नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन नहीं है या कौन है, कौन कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि ग्रिफिथ को क्रिप्स था ना, ये 1942 में लाया था। आइपेथिक लोरेंसिस का है, लेकिन इसका सदस्य जरूरी अभी है। संविधान सभा का गठन कांग्रेस व मुस्लिम द्वारा स्वीकृत पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत किया। हमारे कहने का मतलब है, जो संविधान सभा का मांग जो था वो पूरा किया, लेकिन मुस्लिम लीग का मांग पूरा नहीं किया। अभी तारीख कितना है, 24 मार्च 1944। इसी कारण ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसका जो है 16 अगस्त 1946 का। खैर वो हिस्ट्री की बात है। अब हम यहाँ आते हैं संविधान सभा के संरचना में। कुल सदस्य की संख्या 389 था, निर्वाचन में 296 और नामित में था 93। नामित मतलब ये होता है कि जो राजा महाराजा था उसका तो शासन था ना भारत में, तो उसने क्या किया, जब बोला उसका चुनाव नहीं होगा, वो अपने खुद ही आ सकता है या उसका कोई सदस्य आके संसद में, विधानसभा में अपना भाग ले सकता है और कानून बनाने में, संविधान लिखने में सहायता करता है। और दूसरा चीज ये है, गवर्नर शांति प्रांत से 292 था, चीफ कन्वर्सनी प्रांत से 4 था। चीफ कन्वर्सनी प्रांत में कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज के अलग से शासन था। इसमें प्रतिनिधि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। इसमें सभी वर्ग शामिल था। हैदराबाद के लिए, हैदराबाद का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। महात्मा गांधी जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रथम आम चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि 296 कांग्रेस का, 208 मुस्लिम लीग का, 73 15 मुस्लिम लीग के 73, और पाकिस्तान विभाजन के बाद 299 सीट रह जाता है, उधर कट जाता है। अब संविधान सभा का बैठक देखो, प्रथम बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 का, 211 सदस्य उपस्थित होता है। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद। इसमें इम्पोर्टेंट यही है, जो अस्थायी सदस्य कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा होता है। उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, सी मुखर्जी है। संवैधानिक सलाहकार BN राव है। MN राव अलग था, BN राव अलग है। संविधानिक पूर्ण अधिवेशन 11 365 दिन लगा। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर तक चला। 11वां दिसंबर बैठक 14 से 26 तक चला, 194 दिन तक। प्रथम बैठक 9 दिसंबर के, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बताते हैं आपको। 1946 का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक 11 दिसंबर की, इसमें महत्वपूर्ण क्या था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा बैठक पांचवा है, लेकिन 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति करता है। प्रेस वो जनता को, आम आदमी को, यानी भाग लेने के उसमें आजादी था, देख सकता था, सुन सकता था। कुल समय इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कुल खर्चा लगभग 64 लाख रुपए लगा। कुल महिला था 15 सदस्य था। इसमें सुचेता कृपालनी प्रथम महिला था जो CM उत्तर प्रदेश का बना। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला था, ये भी उत्तर प्रदेश का ही राज्यपाल बना था। अमृता कौर का आप जानते होंगे, ये प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बना। अब जो है संविधान सभा काम अलग अलग समितियों का सहायता से करना शुरू किया, जिसमें प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक समिति HC मुखर्जी, सदन समिति पटाभी सीतारामैया, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। सब समिति में ये समिति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं।
और एवं उसके 7 सदस्य उसको अंबेडकर जी के मिला के था। इसका अध्यक्ष जो है अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान किसको जन्म कहता है? कृष्ण कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, सदुल्ला खान। इसमें क्या होता है कि पहले बीएन मित्रा होता है, उसको मित्र को मृत्यु के बाद एन माधव राव हो जाता है। डीपी खेतान के मृत्यु के बाद कृष्णचारी हो जाता है। सातवां है के एन मुंशी। अब देखिए महत्वपूर्ण है संविधान सभा का अन्य कार्य। अन्य कार्य में क्या क्या है, जैसे कि एक वन लाइनर ही क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज अंकित कर द 17 जुलाई 1947 का, यानी पूछा जाता है कि झंडा को कब हमने अपनाया। 22 जुलाई 1947 का डिजाइन किया था पीलंगी वेंकैया ने। राष्ट्रीय गीत का हमने 24 जनवरी 1950 का अपनाया। राष्ट्रीय गान का, गान मतलब जनगण मन 1950 का ये है। वंदे मातरम ये वाला गीत का जो है 24 को, दोनों को उसी दिन अपनाए। और 24 जनवरी को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को हम बनाते हैं। 24 जनवरी 1950 का ही 284 सदस्य का संविधान पर हस्ताक्षर किया जाता है। राष्ट्रमंडल का सदस्यता भी मई 1949 में इनको मिल जाता है। अंतिम ड्राफ्ट 4 नवंबर 1839 को बी आर अम्बेडकर द्वारा अपनाया जाता है। संविधान अंगीकृत, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कब अपनाया गया। अंगीकृत, अभिकृत सब लिखा रहता है 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, यानी 26 नवंबर को। संविधान पूर्ण तरह लागू, यानी पूर्ण लागू होगा आपको 26 जनवरी 1949 को। इस 26 नवंबर 1939 के कुछ अनुच्छेद लागू था, जैसे 7, 12, 15, 18, 143, 45, 47 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद था वो लागू था। 26 जनवरी 1930 के लोहार अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग किया था, इसीलिए 26 जनवरी को झंडा फहराने का डेट रखा गया। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। मूल जो संविधान है उसका लेखक प्रेम बिहारी राय ज्यादा है। यह अंग्रेजी में एवं वसंत राज वेद हिंदी में दोनों है। सजावट के लिए नंदलाल बोस एवं व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। प्रथम मंत्रिमंडल ये 1946 में देखिए किसको कौन पद मिलता है। मेन चीज यही इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो आपको जवाहरलाल नेहरू के कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष एवं विदेश मामले, वल्लभ भाई पटेल के गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री था। बलदेव सिंह के, ये बहुत पूछा जाता है। रक्षा मंत्री जगजीवन राम का श्रम मंत्री, लियाकत अली के वित्त मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खाद्य एवं कृषि, बिहार वाला क्वेश्चन होगा तो राजेंद्र प्रसाद को पूछा जाता है खाद्य एवं कृषि मंत्री। जफर अली का स्वास्थ्य मंत्री, असफ अली का रेलवे मंत्री, सी राजगोपाल का शिक्षा मंत्री, अब्दुल रब निस्तर के संचार मंत्री, जन मथाई के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, टी चितरंगम का व्यापार मंत्री। अब अगला आता है, अब हम संविधान में घुस चुके हैं, संविधान बन चुका है। अब संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण है कानून, वो हम आप पढ़ने जा रहे हैं। संविधान का प्रस्तावना एवं विशेषताएं। भारत का संविधान का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिक के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति एवं धर्म विश्वास को उपासना का स्वतंत्रता प्रतिष्ठान अवसर का समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का सुनिश्चित करने एवं बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ सब होकर अपनी यह संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्रित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अभिमित और आत्माप्रित करते हैं। अब देखिए प्रस्तावना विचार अमेरिका से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रेरणा
उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा 16 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का विस्तृत 22 जनवरी स्वीकृत, यानी यही हम बोले थे ना कि उस उद्देश्य प्रस्ताव दिया था 13 दिसंबर 1946 को। इसका जो है प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 का। आप जो है हाँ, ये एक आपको महत्वपूर्ण बताएं, संविधान संशोधन एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़े गए। प्रस्तावना सरकार की शक्ति है, न ही बाधा, ऐसा कहा गया है। विशेषज्ञों द्वारा विचार, यानी संविधान को क्या क्या किस लोगों ने क्या क्या कहा गया है, इस चीज को हम आपको बताते हैं। ठाकुर दास भार्गव ये संविधान का आत्मा कहा गया। वैसे BR अम्बेडकर जो है ना, संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया, लेकिन सबका अपना है। ये ठाकुर दास भार्गव जो है ये संविधान का आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को KN मुंशी गणतंत्र की जन्म कुंडली, यानी ये जन्म कुंडली KN मुंशी दे। N पाल की द्वारा पर्चे पट यानी आई कार्ड बोला गया। स्टैंडर्ड वर्कर द्वारा संविधान का कुंजी कहा गया। स्वामी अय्यर दीर्घकालीन सपनों का विचार इसको कहा गया है। लागू 26 नवंबर 1949 का। न्याय 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता पर 5 प्रकार के, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और व्यक्ति का स्वतंत्रता, ये फ्रांस से लिया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं, आर्थिक मतलब धन का। समानता, समानता सभी समान हो, बंधुत्व, भाईचारा। प्रस्तावना का स्वरूप प्राकृत। अब इसमें कौन सा शब्द का क्या महत्व है वो बताया गया है। क्या बताया गया है? संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। इसी के साथ हम यहाँ प्रश्नावली प्रस्तुत तक जो है पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे, इसीलिए GS एकेडमी के लिए आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लासें करते रहिए। हम TRE4 CTET जो भी परीक्षा सामने आएगा उसका हम पढ़ाई कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।